नमस्कार, आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। भोपाल से आ रही बड़ी खबर आपको बता दें कि तीसरे चरण के चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। 9 लोकसभा क्षेत्रों में 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं और सोमवार को 14 अभ्यर्थियों ने अपना नाम वापस ले लिया है। मुरैना में 15, भिंड में 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। ग्वालियर में 19 प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए नामांकन कर चुके हैं। गुना की बात करें तो 15 लोकसभा चुनाव प्रत्याशी मैदान में है। सागर में 13, विदिशा में 13 प्रत्याशी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। भोपाल में सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। राजगढ़ में 15 और बैतूल में 8 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 7 मई को मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है और ऐसे में नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद 127 प्रत्याशी चुनावी मैदान में तीसरे चरण में होंगे मध्य प्रदेश की 9 लोकसभा सीटों से, जिसमें कि सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के भोपाल से उम्मीदवारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सबसे कम 8 प्रत्याशी बैतूल से और सबसे ज्यादा 22 प्रत्याशी भोपाल लोकसभा क्षेत्र से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तीसरे चरण की चुनाव के नामांकन की प्रक्रिया संपन्न होने के बाद ये आंकड़े सामने आए हैं, जिसमें जानकारी मिल रही है कि इस बार तीसरे चरण का जो लोकसभा चुनाव है, 9 लोकसभा सीटों पर वोटिंग 7 मई को होगी मध्य प्रदेश में, जिसके लिए नामांकन की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी है। और शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, बात करेंगे उनसे। और शैलेंद्र, जानना ये चाहेंगे कि इस बार का जो तीसरे चरण का चुनावी नामांकन संपन्न करने का काम है, किस तरह से रहा और क्या कुछ डिटेल्स इसके बारे में मिल पा रही है? देखिए, बिल्कुल तीसरे चरण को मध्य प्रदेश के 9 लोकसभा क्षेत्रों में 7 मई को चुनाव होने और निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया कराई थी। कल उसका आखिरी दिन था, यानी नाम वापसी का कल आखिरी दिन था। कल आखिरी दिन 14 लोगों ने अपने नाम वापस लिए। उसके बाद अब मध्य प्रदेश की जो 9 लोकसभा क्षेत्र है, उनकी अब स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि आखिर कौन सी लोकसभा क्षेत्र से कितने प्रत्याशी मैदान में है, जिसका आप जिक्र भी कर रहे थे। सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो 7 प्रत्याशी भिंड में है और सबसे अधिक जो है वो 22 प्रत्याशी राजधानी भोपाल में है। अगर मैं तीसरे चरण के लिहाज से देखूं तो 2 सबसे हॉट सीट जो है वो तीसरे चरण में है। खासकर बात करूं तो गुना की, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद मैदान में है, और दूसरी सीट है विदिशा, जहां से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है वो मैदान में। चूंकि बैतूल को दूसरे चरण में वहां पर मतदान होना था, लेकिन जिस तरीके से बीएसपी के जो प्रत्याशी है उनकी हार्ट अटैक से डेथ हो गई, तो यही कारण है कि उस निर्वाचन प्रक्रिया को फिर तीसरे चरण के लिए रखा गया था। इसीलिए बैतूल में तीसरे चरण में मतदान होना है। तो चाहे वह राजगढ़ हो, दिग्विजय सिंह जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी बेहद खास सीट मानी जा रही है। तो देखिए, मध्य प्रदेश के लिहाज से देखें तो 9 में से 3 लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर दिग्गज सीधे तौर पर मैदान में है और वहां पर जो पूरा चुनाव है वो बेहद रोचक है। और न केवल मध्य प्रदेश के लोगों की बल्कि देश भर के लोगों की नजरें जो है वो इन लोकसभा क्षेत्रों पर है। क्योंकि देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री हैं, पिछला चुनाव हार गए थे, लेकिन इस बार फिर पार्टी ने उनको पर भरोसा जताया। इस बार वो मैदान में है। राव यादविंद्र सिंह उनके सामने कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी। अगर दिग्विजय सिंह की बात करूं तो राजगढ़ से वो एक लंबे अरसे के बाद फिर से मैदान में उतरे हैं। हालांकि ये कभी कांग्रेस की परंपरागत सीट रहती थी, लेकिन जो है बाद में ये बीजेपी के खाते में चली गई। रोडमल नागर उनके सामने, रोडमल नागर 2 बार से लगातार सांसद है, वो सीधे तौर पर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस की कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अगर बात विदिशा की करें तो शिवराज सिंह चौहान भी लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर से अपनी परंपरागत प्रमुख मुकाबला भी इन दोनों ही पार्टियों के बीच है। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। हर खबर पर अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ। फिलहाल बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और 2 दिन में 3 चुनावी जनसभाओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। आज जांजगीर और धमतरी में पीएम की जनसभा होनी है। कल अंबिकापुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम है और इससे जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही आपको यह भी बता दें कि आज जांजगीर और धमतरी में पीएम की जनसभा होनी है। कल अंबिकापुर में प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। तो 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, जिसमें कि 3 चुनावी जनसभाएं उनकी होनी है, जबकि एक रोड शो जो कि भोपाल में प्रस्तावित है वहां भी जाएंगे और वहां की भी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार अभियान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुटे हुए हैं और आज से 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं।
2 दिनों के 3 चुनावी जनसभाओं के कार्यक्रम की जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। आज जांजगीर और धमतरी में पीएम की जनसभा होनी है। कल अंबिकापुर में वे चुनाव प्रचार करेंगे। और आज से 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या रहने वाला है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। दरअसल दोपहर 2 बजे रायगढ़ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 2:10 पर रायगढ़ से जांजगीर के लिए रवाना होंगे और जांजगीर चांपा में बाराद्वार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे धमतरी में जनसभा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होनी है और शाम 5:55 पर वे धमतरी से रायपुर के लिए रवाना होंगे। रायपुर स्थित राजभवन में वे रात्रि विश्राम करेंगे और 24 अप्रैल को अंबिकापुर में सभा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज ऐसा पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में रात्रि विश्राम करेंगे। राजधानी रायपुर स्थित राजभवन में वे रात्रि विश्राम करेंगे और पीएम के आगमन को लेकर के एडवाइजरी जारी कर दी गई है। रायपुर में कई मार्गों का परिवर्तन किया गया है क्योंकि यहां से ट्रैफिक में बदलाव की जानकारी रायपुर ट्रैफिक पुलिस ने साझा की है और ट्रैफिक पुलिस के द्वारा बताया गया है कि ट्रैफिक में किए गए बदलाव का पालन करें। दरअसल 14 से ज्यादा फ्लाइट्स प्रभावित हो सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुर में रहेंगे और ऐसे में जो रूट बदला गया है उसमें बताया जा रहा है कि काली माता मंदिर तिराहा से राजभवन का जो रास्ता है वो बंद रहेगा और इसके लिए वैकल्पिक मार्गों का आपको चयन करना होगा या फिर आपको 2 दिन आज और कल इस रास्ते पर जाना अवॉइड करना है। अंबिकापुर में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है और इसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। प्रदेश भर से 1600 से अधिक पुलिस के जवानों की तैनाती की जा रही है। अंबिकापुर के पीजी कॉलेज मैदान में 24 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में सरगुजा लोकसभा के बीजेपी प्रत्याशी चिंतामणि महाराज के लिए वोट की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते नजर आएंगे। मोदी की रैली में 1 लाख लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 24 अप्रैल को आगमन के मद्देनजर 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाई जा रही है। उसमें प्रत्येक स्तर में पर्याप्त संख्या में जवान तैनात किए गए हैं। साथ ही पेट्रोलिंग पार्टियां, कट ऑफ पार्टियां भी लगाई गई है और इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि जो SOP है उसके मुताबिक सारी व्यवस्था अपनी जगह पे उपलब्ध रहे। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम फर्स्ट हाफ में है, लिहाजा व्यवस्था को जितने समय आने का है उससे 4 घंटा पहले सारी जगह पे प्लेस हो जाएंगी व्यवस्था। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे और रोड शो को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री मोदी का मध्य प्रदेश में रोड शो और जनसभा होने जा रहे हैं। सीएम की माने तो नरेंद्र मोदी जनता के आदमी हैं और जनता के बीच आकर उनका अभिवादन करेंगे। मिलकर के यहाँ सभी पदाधिकारियों के साथ ये रोड शो की तैयारी के लिए निरीक्षण भी किया है और मैं आपके सबके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री हमारे बीच आ रहे हैं और ये उनका ही 56 इंच का कलेजा है कि जो जनता के बीच निर्बाध रूप से इस प्रकार का रोड शो करते हैं। नहीं तो अन्यथा जिनकी इतनी जबरदस्त सुरक्षा होती है वो ऐसी जनता में आने से आमतौर पर डरते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी जनता के आदमी हैं, ये संदेश लगातार देते हैं और जनता के बीच आकर भाजपा के पक्ष में अपनी अपील करते हैं और ये रोड शो के माध्यम से कुल मिलाकर के जनता का वो अभिवादन करेंगे, जनता का एक तरह से जनता को प्रेरणा देंगे कि भाजपा के पक्ष में वो मतदान करें। और आज मध्य प्रदेश के दौरे पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा आ रहे हैं। दूसरे चरण के मतदान से पहले चुनावी हुंकार भरने विंध्य क्षेत्र में पधार रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा। बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने का उनका प्रयास रहेगा। दरअसल जेपी नड्डा का मिनट टू मिनट प्रोग्राम किस तरह से रहेगा ये भी आपको बता दें। 11 बजे वे टीकमगढ़ में चुनावी जनसभा करेंगे और दोपहर 1:30 बजे रीवा में चुनावी हुंकार भरेंगे। दोपहर 3 बजे सतना में प्रचार करेंगे जगत प्रकाश नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के पक्ष में
लोगों से वोट की अपील करते नजर आएंगे विंध्य क्षेत्र में। और आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव चुनावी प्रचार में ताकत झोंकेंगे। दरअसल रायसेन, नरसिंहपुर और रीवा में प्रचार करेंगे। रायसेन में छिंदधाम में दर्शन के साथ ही प्रचार की शुरुआत करेंगे और जेपी नड्डा के साथ रीवा और सतना में मंच साझा करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। नरसिंहपुर में स्थानीय कार्यक्रमों में भी उन्हें शामिल होना है। ऐसे में जानकारी मिल रही है कि रायसेन और नरसिंहपुर में प्रधानमंत्री और माफ कीजिएगा मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। रायसेन में सुबह 10 बजे छिंदधाम में दर्शन करने के बाद वे अपने कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे, चुनाव प्रचार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के पक्ष में वोटों की अपील करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। और खबर रायपुर से, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का समर्थन किया जिसमें उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पर निशाना साधा था। पूर्व पीएम के बयान को लेकर उन्होंने निंदा की थी जिसमें यह कहा गया था कि देश में करोड़ों ओबीसी, एससी, एसटी भी रहते हैं, सबका अधिकार देश के संसाधनों पर है। देश के सामने लाकर पीएम अच्छा कर रहे हैं इसे। देखिए, जब देश में यूपीए की सरकार थी और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बयान दिया था कि इस देश के संसाधन पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार होगा। मैं इस बयान की निंदा करता हूं, कहे कि ये देश में अल्पसंख्यकों के अलावा करोड़ों करोड़ों की संख्या में एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल के लोग भी रहते हैं और सब देश के लिए चिंता करते हैं, देश के विकास के लिए चिंता करते हैं। तो सबका अधिकार देश के संसाधन में है और तत्कालीन प्रधानमंत्री का बयान कि उसमें पहला हक अल्पसंख्यकों का होगा, ये उनका बयान बिल्कुल गलत है और एक सांप्रदायिकता की ओर ये बयान इंगित करता है। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों के लिए एक शानदार मौका, देश विदेश दुनिया की हर खबर को देखने के साथ ही इनाम जीतने का भी। पहचान कौन कॉन्टेस्ट के आसान से सवाल का जवाब देकर सुबह 7 से 9, दोपहर 12 से 2 और शाम 7 से 9 बजे का वक्त आप दर्शकों के लिए होगा बेहद खास, जब न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबर भी मिलेगी और इनाम भी एक साथ। न्यूज 18 पहचान कौन कॉन्टेस्ट में हिस्सा लीजिए और इन समयों पर दिखाई जा रही खबरों के बीच पूछे गए आसान से सवालों का जवाब दीजिए। सही जवाब जिताएगा शानदार इनाम। रजिस्टर करने के लिए QR कोड स्कैन करें या इस नंबर पर मिस कॉल दें। खबर देखिए, इनाम जीतिए, सिर्फ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और अब सवाल दरअसल एक तस्वीर को पहचानने का है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं और आपको पहचानना है कि ये अभिनय से राजनीति की तरफ जा रही, नेता बन रही तस्वीर किसकी है। और जवाब देने के लिए आपको 9990898918 पर मिस्ड कॉल देनी है, QR कोड का स्कैन करके रजिस्ट्रेशन कराना है और देना है जवाब। आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। सूरजपुर से एक अहम खबर आपको बता दें, रेस्टोरेंट में आग लगने का मामला सामने आया। दरअसल आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम और दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। कोतवाली थाना क्षेत्र के चंदरपुर इलाके की यह घटना बताई जा रही है, जहां रेस्टोरेंट में आग लगने के बाद आग पर काबू पाने में काफी मशक्कत यहां करनी पड़ी। आग से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरह से काबू पाया। मंदसौर पुलिस ने आचार संहिता के दौरान वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है और इस दौरान एक कार से 1,03,00,000 कैश बरामद हुआ और 4 किलो चांदी भी यहां से मिली। पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की कार के ड्राइवर को भी हिरासत में ले लिया है। ड्राइवर ने बताया कि कार में पुलिस के द्वारा जब्त की गई चांदी और नकदी मंदसौर के सर्राफा व्यवसायी की है। 1 करोड़ से ज्यादा कैश चांदी ड्राइवर ने कार की सीट के नीचे
और उसके साथ वाली सीट के नीचे छिपाई हुई थी और पुलिस ने आयकर विभाग को इसकी सूचना दे दी है। आयकर विभाग जब्त की गई नकदी और चांदी की जांच करेगा, पूछताछ होगी ड्राइवर से और आगे की स्थिति क्या रहेगी इस पर भी डिटेल्स आप तक आगे पहुंचाते रहेंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है। चुनाव को प्रभावित करने वाला कोई भी सामान, मसलन वो कैश हो, सोना चांदी, कपड़े लत्ते या जो भी किसी भी तरह से लोगों को लालच देकर उनका वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ऐसी किसी भी सामग्री को पुलिस प्रशासन अभी जब्त कर रहा है। और भोपाल से जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। दरअसल नेवरी गांव में शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगा है। साध्वी पर जेसीबी से शमशान घाट की बाउंड्री को तोड़वाने का भी गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि ग्रामीणों के हंगामे के बाद जेसीबी छोड़ भागा ड्राइवर। शमशान के पास साध्वी प्रज्ञा ने प्लॉट खरीदा है। आश्रम बनाने के लिए यह प्लॉट खरीदा गया है और नई जेल के पास नेवरी गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। आपको बता दें कि भोपाल में एक बार फिर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर विवादों में घिरती नजर आ रही हैं। शमशान घाट की जमीन पर कब्जा करने के आरोप के चलते, हालांकि अभी तक इस पर कोई जवाब उनके द्वारा नहीं दिया गया है। आरोप यह है कि जेसीबी से शमशान घाट की जो बाउंड्री है उसे तोड़वा दिया। शमशान के पास साध्वी ने एक प्लॉट खरीदा है, वहां पर एक आश्रम का निर्माण करवाया जाना है और उसी काम में जेसीबी से शमशान घाट की बाउंड्री तोड़ने का आरोप उन पर है। जेसीबी से बाउंड्री तोड़वाने के आरोप के बाद लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश है और ग्रामीणों के हंगामे के बाद जेसीबी छोड़ करके ड्राइवर वहां से भाग खड़ा हुआ। हमारे शमशान घाट जहाँ पे 300 साल पुराने हैं और प्रज्ञा मैडम ने प्लाट लिए उधर 5000 स्क्वायर फीट और हमारा मौका ये तोड़ दिया शमशान घाट। और आरोपों पर साध्वी प्रज्ञा ने सफाई दी है और एक पोस्ट के माध्यम से उन्होंने लिखा कि भोपाल में भूमाफियाओं का वर्चस्व है। मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन पर जेसीबी से काम हो रहा था। भूमाफियाओं के लोगों ने सरकारी भूमि पर कब्जा किया हुआ है और ट्रस्ट की जमीन पर चल रहे काम को रोककर जेसीबी के ड्राइवर को पीटा गया। कलेक्टर और कमिश्नर को सूचना दे दी गई है। मैं भी मौके पर गई लेकिन मुझे पुलिस ने वापस भेज दिया। उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव से भूमाफियाओं पर लगाम लगाने और दोषियों पर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। बात करेंगे हमारे सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अब आरोप तो दोनों ही तरफ से लग रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, क्या कह रही है पुलिस? देखिए, अभी इस मामले में सच्चाई क्या है इस बात की पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि ये मामला राजस्व से जुड़ा है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में अब कलेक्टर से जानकारी चाही गई है। कलेक्टर इसमें पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे कि आखिर जिस जमीन को वह कब्जा करने की जमीन बता रही क्या वास्तव में वो शमशान घाट है। क्योंकि देखिए, स्थानीय जो ग्रामीण है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि उनका ये पुराना शमशान घाट है, 300 साल से अधिक समय से उसका उपयोग वो करते आ रहे हैं और उसी के पास में साध्वी प्रज्ञा सिंह ने अपने आश्रम बनाने के लिए 5000 स्क्वायर फीट की जमीन ली है और उस जमीन पर जाने के लिए वो रास्ता शमशान घाट से बना रही थी। यही कारण है कि ग्रामीणों ने उस बात का विरोध किया था। जेसीबी लेकर वो वहां पहुंची हुई थी और जेसीबी से जो शमशान घाट की बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप जो है वो ग्रामीणों ने लगाया है। देखिए, जिस तरीके से वीडियो सामने आया उसमें साफ तौर पर यह भी देखा जा रहा है कि साध्वी प्रज्ञा सिंह भी मौके पर मौजूद थी और इसके बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ने जो सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी और कहा है कि वह अपने प्लॉट पर काम करा रही थी और जिन लोगों ने कब्जा कर लिया उनकी तरफ से जो है वो जेसीबी चालक के साथ मारपीट की गई है। इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने जांच कराने की मांग की है और निश्चित तौर पर देखना होगा कि क्या कलेक्टर इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए इस पूरे मामले की जांच करेंगे कि आखिर जिस जमीन पर कब्जा होना बता रहे हैं क्या वास्तव में वो कब्जा है या फिर वो राजस्व के खतरे में वो शमशान। आप नजर बनाए रखिएगा शैलेंद्र, आगे डिटेल्स आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी लेने के लिए। और एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, बहुत जल्द लौटते हैं।